कभी के मामा कल शाम, ठीक है। ओके बेटा, आप अपनी ना बेशक अपनी वीडियो बंद कर दें। अच्छा, today's topic is plastids. ठीक है, plastids are most important organelles present in plants. ठीक है, क्योंकि they are mostly responsible and they play their role in photosynthesis. So there are basically three types of plastids. कुछ के नाम आपको पता है. One of the most important plastid is chloroplast. ठीक है, जिसमें ऑलरेडी क्लोरोफिल होता है, हम सबको पता है. Then chromoplast and leucoplast. So one by one हम इनको स्टडी करते जाएंगे. So first of all हम इनको देखते हैं कि what are these plastids. So these are actually membrane bound and pigment containing bodies. इनमें पिगमेंट होता है. पिगमेंट, क्लोरोफिल की बात कर लें तो क्लोरोफिल में भी लाइट, जो पिगमेंट लाइट एब्जॉर्प्शन के लिए पिगमेंट है, दैट इज ग्रीन पिगमेंट. येलो पिगमेंट भी होता है, रेड भी होते हैं. मतलब काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स होते हैं कि जो लाइट की उस पूरी वेवलेंथ में से ख़ास किस्म की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. मतलब हमें कोई चीज़ क्यों उस कलर में नज़र आ रही होती है, बिकॉज इट्स एटम्स आर एक्चुअली एब्जॉर्बिंग दैट वेवलेंथ ऑफ द लाइट. उसी वेवलेंथ ऑफ लाइट की वही पिगमेंट उसको एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसका वो कलर शो हो रहा होता है. तो प्लांट्स का ग्रीन कलर भी, दिस इज ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस पिगमेंट्स. अच्छा, प्लास्टिड्स आर, इसकी खास बात क्या है कि ये सिर्फ हमने प्लांट्स में ही देखे हैं. दे आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल्स. देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स. नंबर वन, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. अच्छा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड या सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, अभी हम इनको डायग्राम में देख लेते हैं. ये इसकी बेसिक डायग्राम है हमारी प्लास्टिड्स की. सो ये आप देख रहे हैं, दिस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड है ये. ठीक है, कुछ आपने देखा वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड था, ऑर्गेनेली है. और ये जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, दिस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड. आप इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन देख रहे हैं, एक इनर मेम्ब्रेन देख रहे हैं. अच्छा, फिर आपको अंदर एक बड़ा अच्छा एक खूबसूरत सा आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है कि जैसे आप देख रहे हैं कॉइन के ऊपर कॉइन पड़ा हुआ है. ठीक है, आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख रहे हैं. और फिर ये आपस में एक वायर की तरह या एक धागे से आपस में इंटरकनेक्टेड भी है. ठीक है, तो इसका एक खास नाम हम देते होते हैं. ये जो आपस में ये पूरा ऐसे स्टैक है, ठीक है, एक पूरा पाइल, यानी कि स्टैक कहते हैं एक किसी चीज को जो आपने एक पूरा गट्ठा सा बनाया हुआ है. यानी कि ये पूरा ऐसे आप देख रहे हैं कॉइल या प्लेट्स ऊपर एक ही तरतीब के साथ ये सारी प्लेट्स पड़ी हुई हैं. तो हम बेसिकली स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन. ठीक है, फिर उसके अंदर एक इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन्स का सिस्टम है. ठीक है, ये जो आपको यूं इसमें हम स्टडी कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट क्या चीज है? दिस इज पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेली. ठीक है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट्स. अब इसका चूंकि बेसिक रोल, ये चूंकि दे आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स, सो दे हैव बेसिक रोल इन फोटोसिंथेसिस, सो फूड की तैयारी. तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस ग्रीन एरिया ऑफ द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में हो रहा होता है. तो लीव्स सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन है फोटोसिंथेसिस के, क्योंकि वहीं पर फ्रॉम द स्ट्रोमा कार्बन डाइऑक्साइड, स्टोमेटा सॉरी, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है और लाइट पड़ रही होती है ग्रीन लीव्स के ऊपर. तो लीव्स में ये जो हमारे क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट का हमने जब एक स्ट्रक्चर देखा तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है. ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली को हमने जब अगेन फर्दर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा तो हमें इसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं ये तीन तरह के हैं बेसिकली. जैसे एक तो हमने देखा कि ये मेम्ब्रेन है, डबल में अब आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन. उसके बाद एक लिक्विड, जैसे कि हमारे सेल का साइटोप्लाज्म होता है, तो इसके जो लिक्विड है इसके अंदर का जो, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा. ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं. मतलब आपका इस तमाम फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल करने के लिए तमाम प्रोटीन्स और एंजाइम सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं. फिर उसके बाद ये आपको एक स्टैक सा नज़र आ रहा है. ठीक है, एक पूरा जैसे कि प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स पड़ी हुई हैं या आप कॉइन के ऊपर कॉइन रख देते हैं, तो इस पूरे रीजन को हम कह रहे हैं ग्रेनम. ग्रेनम मेम्ब्रेन बाउंड, ऐसे जैसे प्लेट्स हैं, ये ऊपर नीचे एक दूसरे के ऊपर रखी हुई प्लेट्स हैं और फिर ये आपस में इंटर कनेक्टेड भी हैं. अच्छा, अब मैं ऐसा करती हूँ, अब मैं आपको यही डायग्राम
इसी क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को ही एक इंटरनेट से अच्छी सी पिक्चर्स मैंने देखी हैं, मैं आपको वहां से दिखाना चाह रही हूँ। ये आपको नजर आ रही है, यहाँ से क्लोरोप्लास्ट मैंने आपको गूगल से दिखा रही हूँ। यस मैम, आ रही है। ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हैं, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इसकी इनर मेम्ब्रेन। देखिए डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, कितना अच्छा एक नेचर का सिस्टम है। फिर उसके अंदर जैसे हमारा सेल साइटोप्लाज्म होता है, इसी तरीके से यहाँ इसका भी जो दैट इज जो इसका लिक्विड है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। ठीक, देन आपने वहां पर देखा था कि जैसे मैंने आपको कहा था ना कि प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स, ये देखिए यहाँ पर आपको इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये चीज नजर आ रही है, प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स पड़ी हुई है। ठीक है, ये आपको दूसरी तमाम स्ट्रक्चर्स में भी चीज नजर आ रही है, जैसे ये स्टैक्स या पाइल्स, पाइल कहते हैं ऐसे, जैसे पूरी कोई चीज काफी सारी इकट्ठी होती है, एक ढेर सा बना हुआ होता है। ठीक है, ये पूरा इकट्ठा ये बना हुआ है, तो इस सारे को हमने नाम दिया ग्रानम। ठीक है, तो इसकी जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन है, दिस इज कॉल्ड थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। सही बात यहाँ तक समझ आ गई है? ये पूरा गट्ठा सा इकट्ठा है, इसको हम कह रहे हैं ग्रैनम, और इसकी जो ऊपर की जो मेम्ब्रेन है, दिस इज कॉल्ड थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो सारे अच्छा, एक पूरे इस गट्ठे को हम कहते हैं ग्रैनम, और इन सब को ओवरऑल हम कहते होते हैं ग्रैना। ठीक है, इन सब को हम ओवरऑल हम इसको कहते होते हैं ग्रैना, और ये जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इसको हमने कहा स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है, ये जो आपस में देखें आपको इंटरकनेक्टेड भी हैं। अब होता क्या है कि सनलाइट इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर पड़ती है, तो यहाँ पर सारा फोटोसिंथेसिस इस ग्रीन सरफेस के ऊपर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर नजर आ सारी वहीं पर हो रहा होता है। अच्छा, अब आपको इस मेम्ब्रेन में, इस डायग्राम में भी वैसी चीज नजर आ रही है। अगर आप यहाँ पर देख लें तो ये ऊपर वाली आउटर मोस्ट लेयर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ये लिक्विड इसकी स्ट्रोमा, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, ये इसका लेमेला। ठीक है, जिससे ये आपस में सारे कनेक्टेड है, और एक इस पूरे स्टैक को हमने नाम दे दिया ग्रैनम। क्लियर है ये स्ट्रक्चर यहाँ तक? आगे चलूं? यस मैम, चले आगे। ओके ओके, तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, हमने इसको डायग्राम से देख लिया। अब हम इसको थोड़ा सा रीड करते जाते हैं कि इसमें हमने क्या देखा ओवरऑल। जी, in photosynthesis, in photosynthetic plant cells, these are membrane bound structures containing green pigment called chloroplast. ठीक है, हम पढ़ प्लास्टिड रहे हैं, प्लास्टिड के अंदर हमने तीन तरह के स्ट्रक्चर्स देखे, तीन तरह के पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज हैं। ये क्लोरोप्लास्ट भी है, दूसरे नंबर पे क्रोमोप्लास्ट है, और तीसरे नंबर पे ल्यूकोप्लास्ट है। अच्छा, अब ये ग्रीन पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट है क्या चीज? मतलब क्लोरोप्लास्ट ये सारा जो है इसका, ये क्लोरोप्लास्ट है ना, ये एक पूरे इस स्ट्रक्चर का नाम है। ये पूरे इस स्ट्रक्चर को आप कह रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल होता है, ये बात आपने याद रखनी है। इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इसके अंदर होता है। अच्छा, अब जो ग्रीन पिगमेंट है दैट इज क्लोरोफिल, बात में ये समझ रहे हैं ना? ऑर्गेनेली का नाम है क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रक्चर जो इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पिगमेंट है दैट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? विच हेल्प्स द सेल टू एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी। यहाँ पर लाइट, सनलाइट पड़ती है, वो ये वाला जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड यूटिलाइज इट टू मैन्युफैक्चर फूड। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस से फूड सिंथेसाइज होता है वो यहाँ पर इस क्लोरोफिल में हो रहा होता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। अच्छा, अब यहाँ पर इसका हम स्ट्रक्चर देखते जा रहे हैं। जैसे कि हमने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखा था, जब आप प्रोटीन के मॉलिक्यूल पढ़ रहे थे, उसके आपने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी आपने उसके देखे कंफर्मेशंस देखी तीनों की, तो उसका और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर एक ही जैसा है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर है? क्योंकि आपने पढ़ा था ना, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में होता है और ये ऑक्सीजन कैरियर मॉलिक्यूल है, उसमें और इसमें क्या फर्क है, ये एग्जाम में आ सकता है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है दैट इज इसके अंदर का जो एटम है दैट इज आयन जो है दैट इज मैग्नीशियम आयन, और जो हमारे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, अच्छा ये आपका हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आपकी अपनी जो फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी की बुक है उसमें 11 चैप्टर में मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ। अगर आपके पास अभी बुक अपनी हार्ड कॉपी में मौजूद है तो आप पेज नंबर 210 पे आ जाएं। ठीक है, बल्कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं आपको खुद ही अपने सॉफ्ट में से ही दिखा देती हूँ 210 पेज पे। एक सेकेंड, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के लिए मैं आपको वहां पे लेके जाना चाह रही हूँ। जी,
ये है क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल, ये देख रहे हैं यहाँ पर मैग्नीशियम आयन है क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में, और जो हमारा जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है वो इसमें और उसमें सिर्फ क्या डिफरेंस है कि उसमें आयरन होता है और यहाँ पर इसमें सिर्फ मैग्नीशियम है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ठीक, अब हम वापस अपने ये स्ट्रक्चर आपने बस ध्यान में रखना है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये अगर आपके लिए स्ट्रक्चरल, अभी फिलहाल इसके ज़हन में याद नहीं रखना, बस आपने सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि डिफरेंस कहाँ पर है, जो आयनिक डिफरेंस है इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक, ओके, यहाँ तक हमने इसका डिफरेंस देख लिया कि जो बेसिक डिफरेंस है दिस इज ओनली द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, इन द क्लोरोफिल, वाइल हीम कंटेन आयरन एज अ सेंट्रल एटम। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट काफ़ी सारे शेप्स के हो सकते हैं, साइज के हो सकते हैं। अगर आप इसको, अब उसके बाद ये वही वाली स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन है कि जो हमने अभी देखा है कि अंडर लाइट माइक्रोस्कोप दे अपीयर टू बी हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर, यानी कि होमोजीनियस चीज़ तो वो होती है ना कि जो हर जगह पर एक जैसे, यानी जिस चीज़ को आप ब्लेंडर में मिक्स कर लेते हैं तो वो एक होमोजीनियस सी लिक्विड बन जाती है। लेकिन हेट्रोजीनियस का मतलब ये होता है कि एक जगह पर थोड़ा डिफरेंट, अगली जगह पर थोड़ा और तरह का। तो विद स्मॉल ग्रेन्यूल्स कॉल्ड एज ग्रेना, जो आपने एक को नाम दिया ग्रेनम, अगर आप ओवरऑल इस सब को ऊपर से देख लें, यानी कि यहाँ पर अगर आप ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको ना ये ग्रेन्यूल्स की तरह की एक चीज नजर आ रही है, तो हमने इसको नाम दे दिया ग्रेना। लेकिन अब जब हम इसको सेपरेटली एक स्टैक की बात करेंगे तो एक स्टैक इसको हम नाम देते होते हैं ग्रेनम। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, मतलब एक हमने इस पूरे गुच्छे को नाम दिया ग्रेनम। देन इज अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अगर हम उसको मजीद किसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अंदर देखें, मतलब देखें ना लाइट के थ्रू, लाइट के अंदर हमें उसके ग्रेना का इंटरनल स्ट्रक्चर या वो ये ग्रेन्यूल्स किस तरह किस शेप में प्रेजेंट है हमें वो नहीं नजर आते। लाइट माइक्रोस्कोप में बहुत उसकी डीप स्ट्रक्चर नजर नहीं आता, लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो क्लोरोप्लास्ट शोज 3 मेन कंपोनेंट, मतलब फिर हमें उसके इंटरनल हर एक एक चीज बड़ी अच्छी क्लियरली नजर आती है। तो एक तो उसका एनवेलप है, फिर दूसरा स्ट्रोमा जो उसका लिक्विड है, और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन हमने पढ़ा कि जो उसकी ग्रेनम की जो या उस प्लेट की आउटर मोस्ट लेयर है। अब हम यहाँ पर वन बाय वन इसको देखते जाएंगे। एनवेलप क्या है? एनवेलप इज फाउंड बाय डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, एनवेलप इसका डबल मेम्ब्रेन की तरह का हो गया। फिर स्ट्रोमा जो है इसका मतलब जितना भी इंटरनल वॉल्यूम है उस सबको आपने नाम दे दिया स्ट्रोमा, यानी कि जो भी इसका लिक्विड मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन है जो उसके अंदर लिक्विड जो उसकी स्टेट है, जैसे कि साइटोप्लाज्म होता है। स्ट्रोमा इज अ फ्लूइड विच सराउंड्स द थाइलाकॉइड, यानी कि जो उसके थाइलाकॉइड के इर्द-गिर्द जितना भी ये जो आपको यहाँ पर येलो कलर में लिक्विड नजर आ रहा है, दिस इज ऑल स्ट्रोमा। यहाँ पर क्या क्या चीज होगी इसके अंदर? इसमें सम प्रोटीन्स हैं, सम राइबोसोम्स एंड स्मॉल सर्कुलर डीएनए, मीन्स के ये प्रोटीन सिंथेसिस भी इसी के अपने अंदर ही हो रही है, इसके अंदर डीएनए भी है। सही, जब डीएनए है तो इसका मतलब ये है कि जब इसका डीएनए जब ये डिवाइड होता है तो इट मीन्स के ये ऑर्गेनेली भी खुद से 1 से 2, 2 से 4 मल्टीप्लाई कर सकती है, डिवाइड हो सकती है, अपने नंबर बढ़ा सकती है। It is in this part of chloroplast where carbon dioxide is fixed to manufacture sugar. आपसे मैंने बात की ना कि चूंकि फोटोसिंथेसिस इसी रीजन में हो रही होती है, लाइट पड़ती है यहीं पर, इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, प्लस इसमें वाटर ऐड किया जाता है और वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्लूकोज या दूसरे मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस की जाती है। तो फिक्सिंग का मतलब ये होता है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में ऐड किया जा रहा है और स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फर्दर बनाए जा रहे हैं। Some proteins are also synthesized in this part. देखिए ना, हमने यहाँ पर राइबोसोम्स का नाम भी देखा, क्योंकि राइबोसोम्स हैं इसलिए यहाँ पर प्रोटीन भी सिंथेसाइज हो रही है। अच्छा, अब हमने यहाँ पर अगले नेक्स्ट बात की थाइलाकॉइड की। हमने इसके 3 देखे ना, एनवेलप, स्ट्रोमा एंड थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड क्या चीज है? थाइलाकॉइड्स आर flattened vesicle which arrange themselves to form grana and intergrana. देखिए ना, ग्रेना, ये ग्रेना हमने तमाम इन सबको कलेक्टिवली कहा, सेपरेटली हम एक की बात करते हैं तो हम इसको कहते हैं ग्रेनम। ठीक, तो थाइलाकॉइड क्या चीज है? फ्लैटेंड वेजिकल है। ये देखें ना, ये वेजिकल मैंने आपसे बात की ना कि कोई भी गोल सी चीज होती है, जब आप उसको फ्लैट कर देंगे, उसके ऊपर प्रेस करेंगे तो वो फ्लैटेंड हो जाएगी, ऐसे ना पतली सी प्लेट की तरह हो जाएगी, और ये ऊपर नीचे आपस में अरेंज होकर सेपरेटली ग्रेना, और जब इसको हम जब कलेक्टिवली ग्रेना, जब हम इसको एक स्टैक की बात करते हैं तो जिसे कॉल्ड ग्रेनम, तो ग्रेना बना देती हैं।
अब ग्रैनम की क्या डेफिनेशन है, अगर ये आ जाए कि व्हाट इज ग्रैनम, अ ग्रैनम अपीयर्स टू बी अ पाइल ऑफ थाइलाकॉइड्स, यानी कि मेम्ब्रेन की जो आपस में पाइल हुई पड़ी है, आपस में स्टैक गुच्छा, एक पूरा ग्रुप इकट्ठा बना हुआ है, ठीक है, स्टैक ऑन ईच अदर, वन ऑन ईच अदर लाइक कॉइन, यानी कि आप जैसे कॉइन्स को ऊपर नीचे रख देते हैं तो ये जब इकट्ठा हो जाएगा तो ये एक ग्रैनम बना देते हैं, यानी कि जब थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ऊपर नीचे इकट्ठी आ जाएंगी तो इसको हम कहते हैं ग्रैनम। ऑन लेयर ऑफ थाइलाकॉइड, अब हमने पढ़ा कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कहाँ पर है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर अरेंज यहाँ पर इस मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अरेंज हुए पड़े होते हैं। दिस इज वाई ग्रैनम अपीयर टू बी ग्रीन, क्योंकि यहाँ पर क्लोरोफिल जो है ये ग्रीन लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है, यानी कि जो हमारे लाइट का ग्रीन वेवलेंथ का रीजन होता है क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब करता है, इसलिए ये ग्रीन नजर आता है। ईच ग्रैनम इज इंटरकनेक्टेड, फिर आपने ये भी देखा ना, आपको यहाँ पर ये सारी ये जो आपस में थ्रेड्स से कनेक्टेड नजर आता है, तो इसका हमने नाम पढ़ा इंटरग्रैनम, ठीक है। ईच ग्रैनम इज इंटरकनेक्टेड विद अदर बाय द नॉन ग्रीन पार्ट कॉल्ड इंटरग्रैनम, मतलब ये जो इसके आपस में जो कनेक्टेड है ये जरूरी नहीं है कि ये ग्रीन ही हो, बल्कि ये ग्रीन नहीं होते। Membranes of the grana are site where sunlight energy is trapped and where ATP is formed. अब ये जो ग्रेनम्स की मेम्ब्रेन्स हैं, यानी कि यहाँ पर आपको जितनी भी ये ऊपर नीचे ये लाइंस नजर आ रही हैं, इनके दरमियान हर जगह पर सनलाइट एब्जॉर्ब होती है, यहीं पर फोटोसिंथेसिस की जाती है और एटीपी एनर्जी यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं, और यानी कि ग्लूकोज भी चूंकि एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल होते हैं, एटीपी पे एनर्जी वाले मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर एक ही उसको ग्लूकोज या एटीपी को हमने एक ही तरह से स्टडी करना है। सो क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो सेल्फ रेप्लिकेटिंग, क्यों, क्योंकि इट कंटेन्स डीएनए, तो डीएनए प्रेजेंस की वजह से इसको हमने कहा कि दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स। So the next topic is the next plastid. They are chromoplast. They impart color to the green plants other than green. हमें पता है कि समटाइम बल्कि जितने भी हमारे पेटल्स होते हैं, फ्लावर्स के पेटल्स होते हैं, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है, तो ये बड़ी वैरायटी है, येलो से लेकर रेड, पिंक, ऑरेंज, पर्पल, तो दिस इज, और इसके बाद हमारे फ्रूट्स के भी जो कलर्स होते हैं, आप देखिए हमारे कुछ फ्रूट्स येलो इन कलर हैं, कुछ ग्रीन हैं, कुछ रेड हैं, ठीक है, आप जितने भी आपके हमारे फ्रूट्स आप देख लें तो उनका कलर जो है दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट। और इसका फायदा क्या होता है, जैसे अब हमें पता है कि हमारे पेटल्स का कलर डिफरेंट होता है, ग्रीन प्लांट्स के अलावा रेड पेटल्स होती हैं, पर्पल होती हैं, पिंक होती हैं, तो ये इनका फायदा प्लांट्स के लिए पोलिनेशन का है। और पोलिनेशन का क्या मतलब होता है, पोलिनेशन होती है स्प्रेड ऑफ पोलन ग्रेन्स, ठीक है, जो ये प्लांट्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्रॉस पोलिनेशन होती है, ये सेल्फ पोलिनेशन होती है, तो इसका फायदा ये होता है कि डिफरेंट इंसेक्ट्स आते हैं, और ये क्या होता है, फायदा ये होता है कि डिफरेंट इंसेक्ट्स आकर इन पोलन ग्रेन्स को एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक ट्रांसफर करते हैं, और फिर उसके बाद डिस्पर्सल ऑफ सीड के मुख्तलिफ एरियाज में जाने का भी ये इनका रोल होता है। अच्छा, फिर एक कुछ कलरलेस क्लोरोप्लास्टिड्स भी होते हैं, दे आर कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट, यानी कि कलरलेस जो प्लास्टिड्स हैं दे आर कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट। दीज आर ट्रायंगुलर, tubular or of some other shapes. They are found in underground parts of the plants and store food. यानी कि जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है या अंडरग्राउंड लीव या अंडरग्राउंड रूट्स होती हैं, सॉरी लीव्स नहीं, जो रूट्स हैं, जो स्टेम है, उस रीजन में जो प्लास्टिड पाया जाता है और वो अपने अंदर फूड यानी कि डिफरेंट ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर लेते हैं, सो दे आर कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट। सो दिस टॉपिक वाज ऑल अबाउट प्लास्टिड्स। क्लियर है सबके लिए ये टॉपिक? यस मैम। ओके, आगे चलो। यस मैम। करें आप अपना। So next topic is nucleus. Nucleus we all know कि जो सेंट्रल रीजन होता है न्यूक्लियस का, कि उसमें न्यूक्लियर मटेरियल पाया जाता है, फिर उसके बाद उसमें डीएनए पाया जाता है, वो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, ठीक है। तो ओवरऑल तो हमें उसका न्यूक्लियस हमें पता है, उसका मेजर स्ट्रक्चर, मेजर उसका फंक्शन क्या होता है, लेकिन एक न्यूक्लियस के अंदर भी अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें बाहर मेम्ब्रेन नजर आती है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है, यानी कि जो इसका मेन आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मतलब जो भी इसके अंदर चीजें जो ऐसे थ्रेड, फाइन थ्रेड वर्क की फॉर्म में नजर आती है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस।
फिर यही जो क्रोमेटिन मटेरियल जब डिवीजन के टाइम पर कंडेंस हो जाता है, थिक हो जाता है, देन दे आर कॉल्ड क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम हमें बेसिकली इस शेप में नजर आते हैं, ठीक है। यानी कि हर वक्त क्रोमोसोम सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ सेल जब डिवाइड कर रहा होता है माइटोसिस के टाइम पर या मियोसिस के टाइम पर, तो तब हमारा न्यूक्लियर मटेरियल डेंस हो जाता है, थिक हो जाता है और एक खास नंबर में क्रोमोसोम्स की शेप बन जाती है। तो ये हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर एक है बज़ाहिर हमें, जैसा कि न्यूक्लियस नजर आता है, आप ये देख रहे हैं सबसे बाहर हमारा न्यूक्लियर इन्वेलप, आपको ना इसके बाहर की कवरिंग नजर आ रही है, ठीक। देन हमें आपको ये आप चीज देख रहे हैं क्रोमेटिन नेटवर्क, कि ये हमारा यूं इस न्यूक्लियस के अंदर एक पूरा नेटवर्क फाइन थ्रेड का आपको नजर आ रहा है, पूरा यूं नेटवर्क है। फिर ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर कुछ आरएनए, कुछ प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए कुछ इस तरीके से हमें ये सारा मटेरियल यहाँ पर मिलता है। फिर जैसे हमें पता है कि हमारे सेल का साइटोप्लाज्म होता है, तो इसका भी अपना न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक। जैसे साइटोप्लाज्म होता है इस तरीके से न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। फिर न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीज सिंथेसाइज हो रही होती है, ठीक है, प्रोटीन्स वगैरह या आरएनए वगैरह, तो वो इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू, यानी कि आपको ये पोर्स भी नजर आ रहे हैं, इन पोर्स के थ्रू न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म, यहाँ पर पूरा साइटोप्लाज्म होगा, दूसरी ऑर्गेनेलिज होती हैं, तो ये वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन आज ले लेते हैं न्यूक्लियस की, क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस सबसे पहले कब पता चला, 1831 में बाय रॉबर्ट ब्राउन। Its early discovery was undoubtedly remain undoubtedly due to its prominence in many cell, कि जाहिर है ये तमाम सेल्स में पाया जाता रहा है और इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन नहीं इतना पता था, लेकिन ये था कि सबको पता था कि कोई ऐसी चीज़ है कि जो तमाम इन फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, ठीक। वेयर इट स्टैंड्स आउट एट स्लाइटली डार्कर देन द सराउंडिंग सब्सटेंस, यानी कि सेंटर में एक ऐसी चीज है जो कि थोड़ी सी उसका कलर डार्क है या वो डेंस है, और इर्द गिर्द के साइटोप्लाज्म से उसका कलर थोड़ा सा हमेशा डार्किश साइड पर जाता था। इसलिए इसकी डिस्कवरी मतलब ना इसमें कोई शक नहीं था, क्योंकि इसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है। इट कंट्रोल्स द लाइफ, यानी कि उस सेल की जो भी एक्टिविटी, सेल का जो भी काम है, नए स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, वो सब का सब जो रोल्स थे वो कंट्रोल हो रहे होते हैं इस हमारे न्यूक्लियस के थ्रू। इन एनिमल सेल्स इट जनरली ऑक्युपाइज द सेंट्रल स्पेस। अच्छा, यहाँ पर आपको अपना वो स्ट्रक्चर याद आना चाहिए कि प्लांट में चूंकि सेंट्रली लार्ज वैक्यूल होता है, जिसकी वजह से तमाम ऑर्गेनेलिस उसके मेम्ब्रेन्स की, मतलब जो बाउंड्री लाइन उसकी तरफ ना वो पुश कर देता है, ऐसे धकेल देता है। लेकिन एनिमल्स में चूंकि इतना बड़ा वैक्यूल नहीं होता, इसलिए ये सेंट्रल पोजीशन ले लेता है। while in the case of the plant cells it is pushed toward periphery। periphery का मतलब होता है बाउंड्री, तो ये जो न्यूक्लियस होता है ये बाउंड्री की तरफ धकेल दिया जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल। न्यूक्लियस में भी इरेगुलर और स्फेरिकल इन द शेप, मतलब इसका जरूरी नहीं है कि ये एक किसी खास साइज में हो या शेप में हो, बल्कि ये है कि ये मोस्टली स्फेरिकली होता है, ऐसे ना ऐसे राउंड फॉर्म में ही होता है। जनरली सेल हैज वन न्यूक्लियस एंड आर कॉल्ड मोनोन्यूक्लिएट। जिनके एक न्यूक्लियस होता है दे आर कॉल्ड मोनोन्यूक्लिएट, और जहां पर सेल में दो न्यूक्लियस होते हैं दे आर कॉल्ड बाइन्यूक्लिएट, और जिनके अंदर ज्यादा न्यूक्लियस होंगे दे आर कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है, ये बाय नेम हमें समझ आ रहे हैं। सो न्यूक्लियस इज ओनली विजिबल व्हेन द सेल इज नॉन डिवाइडिंग स्टेज, यानी कि देखिए ना, हमें जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा, हमें न्यूक्लियस अपने पूरे फॉर्म में तभी नजर आएगा। न्यूक्लियर इन्वेलप भी होगा, उसके अंदर न्यूक्लियोलस भी होगा, उसके अंदर थ्रेड का एक आपको ऐसे नेटवर्क भी नजर आएगा न्यूक्लियस के, जब सेल अपने नॉर्मल स्टेज में है। जैसे ही सेल डिवाइडिंग स्टेज में करीब जाता है माइटोसिस या म्योसिस के थ्रू, तो क्या होता है कि न्यूक्लियर इन्वेलप टूट जाता है, उसके अंदर से जितना भी न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो क्रोमोसोम्स की शेप लेकर अपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर आ जाता है। ठीक, इस वजह से न्यूक्लियस इज ओनली विजिबल ओनली व्हेन द सेल इज इन इट्स नॉन डिवाइडिंग स्टेज। इसके अंदर अब क्या क्या है, इट कंटेन्स क्रोमेटिन नेटवर्क एंड सोल्युबल सैप कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे मैंने आपसे कहा ना, जैसे साइटोप्लाज्म होता है, इसी तरह न्यूक्लियस में भी न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। इन डिवाइडिंग सेल द न्यूक्लियस डिसअपियर, जैसे मैंने आपसे कहा कि जब सेल डिवीजन के करीब जाता है तो उसका न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है, एंड क्रोमेटिन मटेरियल इन इट इज रिप्लेस्ड बाय क्रोमोसोम, यानी कि जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है या जो थ्रेड का एक नेटवर्क होता है
वो शेप ले लेता है क्रोमोसोम्स की, यानी कि वो ऊपर नीचे फोल्ड होकर एक मुकम्मल क्रोमोसोम्स की शेप ले लेते हैं। हेरिडिटरी मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। उस स्टेज पर जितना भी जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो क्रोमोसोम्स की शेप ले लेता है, विच कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल। मतलब अब सेल ने जो भी कुछ करना होता है, अब क्रोमोसोम्स वो तमाम के तमाम फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स इंक्लूडिंग एंजाइम्स फॉर्म द केमिकल कंपोजिशन ऑफ डी न्यूक्लियस। अगर आप न्यूक्लियस को देखें तो न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ पाई जाती है, उसमें डीएनए भी होता है, उसमें आरएनए भी होता है, और उसमें प्रोटीन्स साथ साथ उसमें तमाम की तमाम एंजाइम, ये तमाम चीज़ें हमारे न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती हैं। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमोसोम। अब वो उन्हीं चीज़ों को हम वन बाय वन इंशाल्लाह कल देखेंगे कि कैसे हमारे न्यूक्लियस के सबसे बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, फिर उसके अंदर न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस, ठीक है, ये उसी का ही सिंगुलर या प्लूरल है। फिर उसके अंदर साइटोप्लाज्म की तरह की जो चीज़ होती है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। एंड देन कि जब हमारा डिवीजन के टाइम पर हमारे न्यूक्लियस मटेरियल डेंस हो जाता है, न्यूक्लियर मटेरियल थिक हो जाता है, वो क्रोमोसोम्स की शेप ले लेता है, तो तब हम इसको क्रोमोसोम्स कहते हैं। अच्छा, अब हमारे पास इतना टाइम है कि हम पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को स्टडी कर लें। ये सिंपल स्ट्रक्चर है, इसमें कोई खास चीज़ नहीं है, इसलिए हम इसको देख लेते हैं कि न्यूक्लियस is surrounded by a nuclear membrane which separates the nuclear material from cytoplasm। देखिए ना मेम्ब्रेन का होना कितना जरूरी है। अगर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो उसका जो इंटरनल मटेरियल होगा उसको आउटर इन्वायरमेंट से कैसे प्रोटेक्ट भी किया जाएगा, उसको कैसे एक बाउंड्री, देखिए ना बाउंड्री वॉल का होना इसीलिए ज़रूरी है कि वो अपना स्ट्रक्चर मेंटेन रख सके, अपने फंक्शंस को बाहर से अपने एक सेपरेट एनवायरनमेंट के अंदर अपने तमाम काम को परफॉर्म कर सके। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एक्चुअली अ न्यूक्लियर इन्वेलप, आप इसको इन्वेलप कह सकते हैं, और ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ 2 मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इज एट प्लेसेस कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब हमने एंडोप्लाज्मिक को पढ़ा था ना, रेफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ, तो आपने ये पढ़ा था कि ये जो एंडोप्लाज्मिक है ये हमारे सेल मेम्ब्रेन जो उसकी मेम्ब्रेन होती है तो उसके साथ साथ पाए जाते हैं। तो आपने यहाँ पर ये देखा कि न्यूक्लियस की वॉल के साथ साथ भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्यों? क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम, जब आपने पढ़ा था ना रफ एंड स्मूथ, तो उन दोनों का काम ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन्स, इसके अलावा लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म। तो जो ट्रांसपोर्ट का बेसिकली रोल है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो इसलिए यहाँ पर कर रहा है कि जो राइबोसोम्स हमारे प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे हैं या जो भी चीज़ें हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं उनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाए, ठीक। वाइल जो इनर मेम्ब्रेन है इट इनक्लोजेस द न्यूक्लियर कंटेंट। ये अंदर जो है, जो भी हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म आपने देखा, आपने क्रोमैटिन नेटवर्क देखा, इंटरनल मेम्ब्रेन उसके आउटर साइड पर है, और जो इसी की न्यूक्लियस की आउटर वॉल है उसके इर्द गिर्द सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। The outer and the inner membranes are continuous at certain point, resulting in the formation of pores। अच्छा, कहीं कहीं किसी जगह पर ये कह रहा है कि वो उनमें कहीं कहीं पोर्स हैं, हमने देखे हैं डायग्राम में, उनको हमने नाम दिया न्यूक्लियर पोर। इनका काम क्या है? दे अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। मैंने आपसे जैसे कहा कि साइटोप्लाज्म से जो चीज़ आ रही है वो न्यूक्लियस के अंदर, और जो न्यूक्लियस से जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है वो बाहर साइटोप्लाज्म में कैसे जाती है। द नंबर ऑफ द न्यूक्लियर पोर इज वेरी हाईली वेरिएबल। ज़रूरी नहीं है कि नंबर ऑफ पोर, न्यूक्लियर पोर्स जो है वो फिक्स रहे, बल्कि क्या होता है कि जैसे एग्स हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स have numerous pores about 30,000 पर, यानी कि एक न्यूक्लियस के में उसमें 30,000 न्यूक्लियर पोर्स होंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद whereas the differentiated cells such as erythrocytes, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स को कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, हैव ओनली 3 or 4 पोर्स पर न्यूक्लियस। उनके अंदर सिर्फ 3 से 4 न्यूक्लियस होते हैं। Each pore has a definite structure which controls the traffic of substance passing through them। यानी कि हर एक पोर में से जो अपना उसका साइज है या जो उसका स्ट्रक्चर है वो उसके लिए अपना फिक्स होता है कि वो उन्हीं चीज़ों की ट्रांसपोर्ट न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियस से बाहर वो उसी ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा होता है। सो दिस इज ऑल डन विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आप ये इस डायग्राम में देख लें, ये यहाँ पर आपको ये न्यूक्लियर पोर्स नजर आ रहे हैं। इनका नंबर वेरी करता है, यानी कि जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, जो बड़े सेल्स हैं, ठीक है, एग का जो न्यूक्लियस है
उस न्यूक्लियस में ये कहता है कि एक न्यूक्लियस में 30 to 40,000 जो है 30,000 पोर्स होते हैं पर न्यूक्लियस, और जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं एरिथ्रोसाइट्स उसमें कहते हैं कि ओनली 3 to 4 पोर्स पर न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमें नजर आ गई, उसके अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क है, और ये सब चीजें हमें सिर्फ तभी नजर आ रही होती हैं कि जब सेल अपने डिवाइडिंग स्टेज में नहीं होता। जैसे ही सेल अपने डिवाइडिंग स्टेज, सेल आपको पता है ना, सेल ने डिवाइड करना होता है 1 से 2, मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है, माइटोसिस हो रहा होता है। तो जैसे ही सेल अपनी माइटोसिस के करीब जाता है तो जितना भी अंदर ये क्रोमैटिन नेटवर्क, ये क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, ये जो सारा मटेरियल है नीन्यूक्लियर मटेरियल होता है, ये फाइन क्रोमोसोम्स की शेप ले लेता है। ये आपको ये नजर आ रहा है, ये क्रोमोसोम्स की शेप, ये क्रोमोसोमल ये नेटवर्क मटेरियल क्रोमैटिन होता है, ये डेंस होता है, फोल्ड होता जाता है, फोल्ड हो के यूं इस तरीके से ये थोड़े से हमें ये विजिबल होना शुरू हो जाते हैं, ये क्रोमोसोम्स हैं। और इनका नंबर हर एक स्पीशी में बड़ा फिक्स होता है, यानी कि अगर ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम है मींस 23 पेयर्स, तो ये उतने ही रहते हैं, हर सेल में इनका नंबर फिक्स होता है। और ये जरूरी है कि ये हर पूरी स्पीशी में इसका नंबर फिक्स रहे। ठीक है, तमाम के तमाम इंसानों में इसका नंबर इतना ही रहेगा, हर एक सेल में इसका नंबर इतना ही रहेगा, ये इससे एक ऊपर या एक नीचे भी नहीं हो सकता, बल्कि अगर ये इसका एक पार्ट भी सेपरेट हो जाता है तो वो बड़ी डिजीजेस का काज बन सकता है। सो आज हमने प्लास्टिड्स भी पढ़ा। ठीक है, प्लास्टिड्स में हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा, क्रोमोप्लास्ट पढ़ा, ल्यूकोप्लास्ट पढ़ा। ठीक है, फिर हमने न्यूक्लियस के थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन ली, इसका स्ट्रक्चर देखा, और हमने इसकी एक स्ट्रक्चर देखी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसकी आउटर मोस्ट जो लेयर है। इंशाल्लाह टुमारो वी विल स्टडी न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम्स। अच्छा, नेहा भी आ गई हैं आज से हमारे साथ, तो चलें, आप लोग लेट हैं, ठीक है, आइंदा से अपने टाइम पर क्लास आप लोगों ने ज्वाइन करनी है ताकि आप अपना लेक्चर कंप्लीटली टाइम पर ले सकें। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा था, आज हमने प्लास्टिड्स पढ़ा था। ठीक है, मैं थोड़ा सा, क्योंकि अब टाइम ओवर हो चुका है क्लास का, इसलिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने प्लास्टिड पढ़ा है, प्लास्टिड्स की 3 मेन टाइप्स हमने देखी। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट देखा, क्लोरोप्लास्ट का ये स्ट्रक्चर है, 2 डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री है इसकी, एक आउटर मोस्ट लेयर, एक इनर लेयर। ठीक है, फिर इसके अंदर हमें 3 चीजें हमें नजर आ रही हैं, एक स्ट्रोमा, जैसे कि हमारा सेल के अंदर जो लिक्विड मेम्ब्रेन, लिक्विड मटेरियल होता है, साइटोप्लाज्म होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये स्ट्रोमा ऐसे हमने कहा। फिर उसके बाद हमें आपको ये एक स्टैक्स ऑफ वेसिकल्स नजर आ रहा है, एक ना पूरा गच्छा सा पूरा नजर आ रहा है, पाइल सा नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसको हमने नाम दिया ग्रैनम। सही, तो ग्रैनम की जो आप ऊपर वाली लेयर है, चले मैं आपको दूसरी इंटरनेट से भी ये पिक्चर दिखा देती हूँ ताकि आपके लिए चीज क्लियर हो जाए। इसकी आउटर मोस्ट लेयर, दिस इज कॉल्ड ग्रैनम। ठीक है, ये तो इस जगह पर ये वाला आप देख रहे हैं, आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, ये फिर आपको ये पूरा स्टैक सा नजर आ रहा है। ठीक है, इसको हमने नाम दिया ग्रैनम। ये तो इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है, दिस इज कॉल्ड थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। यहाँ इस जगह पर सनलाइट एब्जॉर्ब की जाती है। ठीक है, और यूं इस तरीके से यहाँ पर सारा काम किया जाता है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो ये स्टैक्स आपस में से कनेक्टेड भी होते हैं, इंटर कनेक्टेड होते हैं, ये आपको नजर आ रही है यहाँ पर, ये इस तरीके से इंटरग्राना हमने इसको कहा, इस पूरे स्टैक को हमने नाम दिया ग्रैनम, और ये जो जुड़े हुए हैं जैसा इंटरग्रानम, ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो आप लोग इंशाल्लाह जब देखेंगे लेक्चर, मैं आपको शेयर कर देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। हमने क्रोमोप्लास्ट देखा, ल्यूकोप्लास्ट एंड देन न्यूक्लियस। ठीक है इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट्स, टुमारो टाइम पर आना है सबने, 9:30 हमारी क्लास का टाइम है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।